हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 2020 और 2021 में लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे जा रहे जीएस के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और आप लोगों को इसका बेनिफिट एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, इन सारे एग्जामों में और यूपीएसआई हो, इन सभी एग्जामों में इस क्लास को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आप देखना कि इन क्लासों से 70% क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। इन क्लासों से आपको 70% क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो इसी क्लासों से मिलेंगे, ठीक है। तो आज का जो पहला प्रश्न है, टाइम को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करता हूं। आज की 4th क्लास है, इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं। आप लोगों ने नहीं देखा तो उन क्लासों को देखिए, उसके बाद में इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए। तो पहला प्रश्न है, सुल्तान अजलन शाह कब किस खेल से जुड़ा हुआ था? फुटबॉल से, टेबल टेनिस से, बैडमिंटन से, हॉकी से। तो सुल्तान जो अजलन शाह जो होता है वो आपके फील्ड हॉकी से संबंधित है। किससे? फील्ड हॉकी से जुड़ा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? गोलकुंडा, चालुक्य, बीदर, विजयनगर। तो आप लोग जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की जो है हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? उसे अभिकारक कहते हैं, विलायक कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। तो कौन सा होता है? तो वो उत्प्रेरक होता है। कौन सा होता है? उत्प्रेरक होता है। वो पदार्थ कौन सा? उत्प्रेरक होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पाल वंश का, पाल साम्राज्य का संस्थापक था? ध्रुव थे, गोपाल थे, महिपाल थे कि महेंद्र पाल थे? तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल थे। कौन थे? गोपाल थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न प्रसिद्ध शासकों में से कौन तुलवा राजवंश से संबंधित थे? तुलवा राजवंश से कौन संबंधित थे? तेनाली रमन थे, कृष्णदेव राय थे, देवराय प्रथम थे, बुक्का राय थे। तो आप जानते हैं जो आपके तुलवा राजवंश से संबंधित थे, तुलवा राजवंश से जो संबंधित थे वो कृष्णदेव राय थे। कौन से? कृष्णदेव राय थे। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बर्ड फुट डेल्टा बनाती है? नील है, अमेजन है, गंगा है, मिसिसिपी है। तो कौन सी नदी होती है बर्ड फुट डेल्टा बनाती है? बर्ड फुट जो डेल्टा बनाती वो आपकी मिसिसिपी नदी बनाती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। और ये मिसिसिपी नदी यूएसए की होती है। कहाँ की होती है? यूएसए की। जबकि आपकी जानते हो गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, जबकि नील नदी जो होती विक्टोरिया झील से निकलती है। किसके? विक्टोरिया झील से निकलती है। अमेजन नदी जो होती है अमेजन फॉरेस्ट से ही निकलती है, ठीक है। तो उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटा देता है तो इसे क्या कहते हैं? निलंबनकारी निषेधाधिकार जो वीटो होता है उसे वो कहते हैं, कि सीमित निषेधाधिकार वीटो कहते हैं, कि इसे पॉकेट निषेधाधिकार वीटो कहते हैं, कि या पूर्ण निषेधाधिकार वीटो कहते हैं। तो इसे कौन सा वीटो कहते हैं? तो इसे निलंबनकारी निषेधाधिकार जो वीटो है वो कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, यूराल पर्वत और यूराल नदी को किस से अलग करता? एशिया को अफ्रीका से, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो एशिया को यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को एशिया से अलग करता है। तो और इसमें काकेकस पर्वत भी आता। कौन सा? काकेकस पर्वत आता, आपका काकेकस पर्वत आता, और कैस्पियन सागर आता, और भूमध्य सागर होता, यूराल पर्वत होता, यूराल नदी होता, और काकेकस पर्वत। इतने सभी मिलकर के दक्षिण से पूर्व की ओर में ये क्या होता है? ये आपका सही क्रम से हैं और यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है,
वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ में उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त हो जाता है, क्या कहलाता है? डेट्राइट खाद्य श्रृंखला, प्रोड्यूसर खाद्य श्रृंखला, ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला, डिकम्पोजर खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला कहलाती है। क्या कहलाती? ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला कहलाती है। वह खाद्य श्रृंखला जिसने पहला स्तर पौधों के साथ में उत्पादक के रूप में शुरू करता है, तो जो जानवर चरते हैं उसे ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, व्यापार वाणिज्य और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर समागम वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? तो संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया? तो संविधान के भाग 13 में वर्णन किया गया है। किसमें? भाग 13 में वर्णन किया गया। भाग 14 में राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। क्या है? राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं, जो आपकी यूपीएससी है, एसपीएससी, ये सब किसमें? भाग 14 में होती। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। जबकि भाग 11 जो होता है, भाग 11 किससे संबंधित होता है बताइए? भाग 11 जो होता है, भाग 10, देखो भाग 10 जो होता है वो आपका केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित होता है। जबकि भाग जो 11 होता है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 14 का जो होता है उसमें 14 का जो होता है उसमें अधिकरण की बात की गई है। 15 में निर्वाचन की बात की गई है। किसकी? निर्वाचन की बात की गई है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, किसकी सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग के, नीति आयोग के, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति की, कि कृषि मंत्रालय के? तो जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है वो कृषि लागत और मूल्य आयोग के, किसके? कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा टर्मिनल की शुरुआत की थी? गोवा टर्मिनल की जो शुरुआत है वो किसने की थी? डचों ने की थी, ब्रिटिशों ने की थी, पुर्तगालियों ने की थी, कि फ्रेंच ने की थी? तो पुर्तगालियों ने गोवा को क्या किया था? गोवा पर अधिकार किया था। ये आपके 1961 को गोवा को 31 दिसंबर 1961 को गोवा को ये क्या करते हैं? खाली करते हैं। ठीक है, ऑपरेशन विजय के द्वारा क्या होता है? ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को क्या होता? आजाद कराया जाता 1961 में। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को किस संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी के वीमर संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका की फ्रेंच के संविधान से लिया गया है? तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपके फ्रेंच के संविधान से। कहां से? फ्रेंच के संविधान से। जो 1789 की जो फ्रेंच की रेवोल्यूशन थी उससे क्या होता है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे दिए जाते हैं और उसी से ये अवतरित है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि आप कहीं भी इतिहास में पढ़ा होगा, 1789 की जो क्रांति होती है फ्रांस की, वो सबसे भीषण क्रांति होती है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है, पेंटाथलॉन खेल कितनी स्पर्धाएं होती? पेंटाथलॉन जो खेल होता है उसमें कितनी स्पर्धाएं होती हैं? कितनी होती हैं? तो 8 होती हैं, 5 होती, 3 होती हैं, कि 10 होती हैं? कितनी होती हैं? तो उसमें जो होती है उसमें कितनी होती है? उसमें 5 प्रतिस्पर्धाएं होती है। कितनी होती है? 5 होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न है, पॉलीपेप्टाइड से अमीनो अम्ल बनाने की बहुलीकरण की प्रक्रिया कौन प्रदर्शित करते हैं? ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, एमिनो एसिलेशन, रेगुलेशन। तो पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनाने की जो बहुलीकरण की प्रक्रिया होती है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन प्रदर्शिट करती है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, ग्रेट डिवाइजनिंग जो रेंज होती है निम्नलिखित में से देशों में कहां पाई जाती है? तो ग्रेट डिवाइजनिंग जो रेंज होती है
ये किस देश में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, रूस में कि कनाडा में? तो आप लोग जानते हैं कि ग्रेट डिवाइजनिंग जो रेंज होती है ये आपके कहां पाई जाती है? तो ये आपके पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अमेरिका में कौन सी रेंज पाई जाती है? तो अमेरिका में जानते हैं कि आपकी कोई भी क्या होती, रॉकीज इंडी, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, उसको हम देखते हैं कि आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? जनरेटर का, एक्सीलरेटर का, रीजनरेटर का, साइक्लोट्रॉन का? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? उसे साइक्लोट्रॉन कहते। क्या कहते? साइक्लोट्रॉन कहते। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया था? तो इल्तुतमिश जो होता 1211 से 1236 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार का जो काम होता है जो कंप्लीट, वो इल्तुतमिश के समय पे कंप्लीट होता है। इल्तुतमिश क्या होता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक होता है। इसने जीतल नाम का अपना सिक्का जो जारी किया, जीतल और टंका, जिसपे क्या होता है, ये भारतीय मुद्रा को जारी करने वाला इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। जबकि कुतुबुद्दीन के ऐबक के समय में आपकी दिल्ली जो इसकी राजधानी क्या थी, भारत का जो साम्राज्य था उसका जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, उस समय राजधानी लाहौर होती है। लाहौर के बाद में इल्तुतमिश के बाद समय पे दिल्ली लाई जाती है, राजधानी परिवर्तित होती। और इल्तुतमिश ने चालीसा का गठन किया था और इल्तुतमिश ने ही इक्ता प्रणाली जो होती वो इल्तुतमिश की ही देन है। इल्तुतमिश के समय पे इल्तुतमिश की जो बेटी थी वो रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान थी। ठीक है, जो 1236 से 40 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठती है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि नासिरुद्दीन की बात करोगे तो नासिरुद्दीन जो होता है ये 1246 से 1266 तक रहता है। कब? 1246 से 1266 तक रहता है। 66 से फिर 87 तक रहता है, वो बलबन रहता है। उसके बाद में अगला प्रश्न जो पूछा गया है, भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा होता है? भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता, भारत का निर्वाचन आयोग होता, प्रधानमंत्री होता कि कार्यालय संसद होता है? तो भारत का जो भारत का सर्वोच्च संस्थान जो होता है वो कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा होता है? तो आप लोग जानते हैं सर्वोच्च संस्थान क्या होता है, जो कानून का बनाता उसे संसद कहते हैं। क्या कहते? संसद होती। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान जो होता है वो संसद होती, ना कि निर्वाचन आयोग होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो पूछा गया है, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन से होते? क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते? वित्त मंत्री होते, केंद्रीय गृह मंत्री होते, प्रधानमंत्री होते कि भारत के राष्ट्रपति होते? तो केंद्रीय गृह मंत्री जो होते हैं क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते। कौन होते? क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को किस रूप में जाना जाता है? लो वर्षा के नाम से, लू वर्षा जो होती है उसे, मैंगो वर्षा, चिनूक वर्षा, काल बैसाखी वर्षा। तो इसे किस वर्षा के नाम पे जाना जाता है? तो इसे मैंगो वर्षा के रूप में जाना जाता है। किसे? मैंगो वर्षा के रूप में कहा जाता है केरल और कर्नाटक में जो मानसून से पूर्व वर्षा होती है। जबकि आपके काल बैसाखी जो वर्षा होती है ये आपके पंजाब और हरियाणा में जो आपके जम्मू वर्षा होती, पंजाब में जो होती है जब आपके ठंडक के मौसम में होती है उसे काल बैसाखी वर्षा कहते हैं। उसके बाद में अगला, जबकि चिनूक वर्षा आप जानते हैं, चिनूक जो हवाएं चलती हैं वो आपकी कहां चलती है? ठीक है, दक्षिण अमेरिका में चलती। निम्नलिखित में से कौन सी पहली बोलने वाली फिल्म थी? अनारकली थी, आलम आरा थी, माया बाजार थी, नूरजहां? तो आलम आरा जो थी, आलम आरा थी भारत की पहली बोलने वाली फिल्म थी।
कौन थी? आलम आरा थी। जबकि पहला पत्रकार जो पूछा जाएगा, पहला हिंदू जो समाचार पत्र था, उसे उदंत मार्तंड कहते। क्या कहते? उदंत मार्तंड कहते हैं। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया। उदंत मार्तंड जो होता है वो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र होता है। क्या होता है? अखबार होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित कथनों में से, निम्नलिखित स्थानों में से किसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है? तो भारत की जो आध्यात्मिक राजधानी, पुरी को, आगरा को, वाराणसी को, जम्मू को, तो किसे कहा जाता? वाराणसी जो होती है उसे क्या कहा जाता? भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाए? थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक। तो कौन होता है जिसे अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए? तो उसे अलाउद्दीन खिलजी को, किसे? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है और इसने ही गुप्तचर व्यवस्था को, गुप्तों को, गुप्तचर जो होते उनको रखा था। इसने ही घोड़ों की दाग जो प्रथा होती, जो उसको भी इसने ही, अलाउद्दीन खिलजी ने ही क्या किया था? इसे अपनाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की ही देन है। और जगह जगह नहरों और तालाबों को खुदवाने का भी श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ही पहली भूमि को पैमाइश पे रखा। अलाउद्दीन खिलजी ही ने क्या किया था कि सैनिकों को नगद वेतन देना स्टार्ट किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक दिल्ली की गद्दी पे बैठता है? तो 1320 से या 1420 से, सॉरी, अलाउद्दीन जो खिलजी होता है, अलाउद्दीन खिलजी जो होता है दिल्ली की गद्दी पर 1296 से लेकर के 1316 तक, कितने? 1316 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। जबकि खिलजी वंश का जो संस्थापक है, ये कई बार पूछा गया है, तो ये आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तो था जो 1290 से 96 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इससे पहले इसने किसको? इससे पहले जो बलबन था, बलबन का पुत्र जो था कैकुबाद, उसको समाप्त करने के बाद खिलजी वंश की गद्दी पर बैठता है। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक मात्र 30 साल खिलजी वंश दिल्ली की गद्दी पर, दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। ठीक है, तो उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक की बात करोगे, अगर फिरोज शाह तुगलक की बात करोगे तो फिरोज शाह तुगलक जो था, फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर के 1388 तक, कितने तक? 1388 तक दिल्ली की गद्दी पर फिरोज तुगलक बैठता है। और इसने क्या किया था? इसने जो किया था, फिरोजाबाद शहर को भी फिरोज तुगलक ने ही अपने बड़े भाई की याद में बनाया था। और इसने जौनपुर और हिसार को भी इसने किया था। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवर्ती को बिना बदले प्राथमिक प्रतिपक्ष से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए किस विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर का, जनरेटर का, ट्रांजिस्टर का, रेक्टिफायर का। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का। किसे? ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी जानते हैं बिजली की फेज जो सिग्नल होते हैं उन्हें आवर्ती को बढ़ाने या बदलने के लिए प्राथमिक प्रतिपक्ष से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए जिस स्टैटिक विद्युत डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर कहते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता। अनुच्छेद 72 आप लोग जानते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के बारे में है, जबकि 76 में अटॉर्नी जनरल की बात करता है। जबकि अनुच्छेद 123 में किसकी बात करता है? राष्ट्रपति के अध्यादेश की। किसकी? राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात करता है अनुच्छेद 123 में। जबकि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां होती। अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल की बात करता है। किसकी? अटॉर्नी जनरल की बात करता है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, एक धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26।
तो किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ये अनुच्छेद आता है तो अनुच्छेद 25 के तहत आता है। किसके अनुच्छेद 25 के तहत आता? धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, अनुच्छेद 25 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 23 आप लोग जानते हैं। अनुच्छेद 29 जो होता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संबंधित है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संबंधित है, अनुच्छेद 29 है। अनुच्छेद 23 जो है आपका, अनुच्छेद 23 जो होता है आपका बलात् श्रम से संबंधित होता है। क्या होता है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर निषेध से संबंधित होता है। जबकि अनुच्छेद 26 जो होता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध से संबंधित होता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित होता है। जबकि आर्टिकल जो 25 होता है वो धर्म को अपनाने और अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार देता है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कहा गया है, एक क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहां से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता उसे क्या कहते हैं? भू समीपक कहते हैं, सूर्य समीपक कहते हैं, पराकाष्ठा कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो होता है उसे नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1998, 1986, 1994 की 1980 को? तो किस वर्ष इसे आयोजित किया गया था? तो 1980 में। कब? 1980 में। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट प्रस्ताव देने का श्रेय किसे दिया जाता है? एम विश्वेश्वरैया को, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को? तो भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट प्रस्ताव देने का जो श्रेय दिया जाता है एम विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। जबकि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष की बात करते तो वो जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, किस नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो जल मार्ग संख्या 2 स्थापित की गई? गंगा पे। गंगा पे तो नेशनल वाटर मार्ग 1 है जो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। कहां से? इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। जबकि आपके डुबरू से, असम के डुबरू से ये कहां तक जाता है? ये आपके पश्चिम कोलकाता तक जाता है। जो आपका राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या जो 2 होती है ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। किस पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया है? गोल्ड कोस्ट को, बीजिंग को, सिडनी को, केप टाउन को? तो किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग को चुना गया है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी होती? सिंध होती, दामोदर होती, कृष्णा होती, लूनी होती? तो कौन सी नदी जो होती वो पूर्वगामी होती? तो पूर्वगामी जो होती वो आपकी सिंधु नदी होती। कौन सी होती? सिंधु नदी जो होती वो आपकी पूर्वगामी नदी होती है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? डायोड विभव कहा जाता, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता, विद्युत विभव कहा जाता। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसे इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को इलेक्ट्रो विभव कहा जाता है, इलेक्ट्रोड विभव। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं किस देश के संविधान से? तो अभी बताया था आयरिश आयरलैंड के संविधान से लिया गया। भाग 4 की बात करता है। भाग 4 में अनुच्छेद आर्टिकल 36 से 51 तक आयरलैंड के संविधान से। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। जबकि आपके जो होते हैं मौलिक अधिकार क्या होते हैं? वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आप जानते हैं समवर्ती सूची की कनाडा से अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। जबकि यूएसए के संविधान मौलिक तब राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब राज्यपाल का जो बात की गई ये यूएसए के संविधान से
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आयरिश संविधान से। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता? ऊर्ध्वाधर अक्ष कहा जाता, ध्रुव धुरी कहा जाता, गोलाकार धुरी कहा जाता या मुख्य धुरी कहा जाता। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपको मुख्य धुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य धुरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, तराइन की द्वितीय लड़ाई जो होती, तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तराइन की द्वितीय जो लड़ाई हुई थी ये कब लड़ी गई थी? पहली तो 1526 में तराइन की, पहली तो 1191 में हुई थी, दूसरी क्या होती? 1192 में। 1192 में क्या होती? पृथ्वीराज चौहान जो होता, पृथ्वीराज चौहान की हार होती और मोहम्मद गौरी की विजय होती, जबकि पहली में मोहम्मद गौरी की हार होती और पृथ्वीराज चौहान की विजय होती। तो तराइन की प्रथम लड़ाई जो होती 1192 में होती, द्वितीय वाली। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? भारत की दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य लक्ष्य था कृषि और संबंधित क्षेत्र, भारी उद्योग और पूंजीगत सामान, आर्थिक उदारीकरण, गरीबी उन्मूलन। तो भारत की दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका जो लक्ष्य था भारी उद्योग और पूंजीगत सामान, भारी उद्योग और पूंजीगत सामान। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया, एंजियोस्पर्म में अपने बीच में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने वाली घटना को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर एम्ब्रियोनी कहा जाता है, मोनो एम्ब्रियोनिक कहा जाता है, पॉलीब्रियोनिक कहा जाता है कि डियो एम्ब्रियोनिक कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म में अपने बीच में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने वाली घटना को पॉली एम्ब्रियोनिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये क्लास आपकी समाप्त होती है। अगर ये क्लास पसंद आती है तो अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए, आप लोगों के लिए मैं इतना कर रहा हूं क्योंकि मैं भी सोचता हूं आप लोगों को कुछ करके जाऊं, आप लोगों को कुछ दे सकूं, बेनिफिट हो सके, आप लोग भी सेलेक्ट हो, जैसे मैं सेलेक्ट हुआ, आप लोग भी सेलेक्ट हो करके नौकरी पाएं। और मैं भी अभी भी पढ़ाई करता हूं और तब भी आप लोगों को समय देता हूं, कहता हूं आप लोग भी सक्सेस हो जल्दी से। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आती है तो अपने भाई को, छोटे भाई को या बड़े भाई को समझ लेना, सभी लोग मेरे एज की ही होंगे। ठीक है, कुछ मुझसे छोटे होंगे, बाकी सभी, क्योंकि सभी लोग 22 के करीब ही होंगे, 22 से ऊपर भी हो सकते हैं। तो अपने भाई को सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।